तो टाइम बाय कर रहे हैं नदीम जी, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब टाइम बाय यहां पर हो रहा है कि अभी नहीं, अभी हालात मुफीद नहीं लग रहे हैं, मेरे सारे हथियार वहां पहुंचे नहीं हैं, मेरे पास भी अभी टाइम चाहिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए, करूंगा तो मैं सही वॉर, लेकिन ये वॉर इन वेटिंग डाल दिया मैंने, पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया। देखिए हालात तो बिल्कुल भी साजगार अमेरिका के लिए है नहीं और इसराइल के लिए भी नहीं है। इसराइल तो ये जान भी चुका है जून वाली लड़ाई के बाद से कि अगर उधर से मिसाइलें आती हैं तो हम उसे रोक नहीं पाते, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं। और हमने जिस तरीके का हवा मचा रखा था, आयरन डोम और ना जाने क्या क्या, वो सब फ्लॉप साबित हो गया। यहाँ मैडम मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि असल में ये लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं, ये तो इसराइल की लड़ाई है। अमेरिका को तो वो बुलाता है इस वजह से कि ईरान को दबाया जाए और उसे परेशान किया जाए और उसे और ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, और ईरान इसी वजह से सैंक्शन लगाता है और अपने सुन्नी दोस्तों को खुश करने के लिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन अब मामला दूसरे हो चुके हैं और वो मामला कुछ इस तरीके के बन गए हैं कि अब कतर भी ईरान के साथ आ गया है, उधर टर्की आ गया और इधर सऊदी अरब आ गया है। इन तमाम लोगों ने मिलकर दबाव बनाया अमेरिका के ऊपर कि आप अटैक ना करें, इससे नुकसान होगा, ये आपके बेसिस को टारगेट करेगा और फिर यहाँ से आपको पीछे हटना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है। एक बात और, अमेरिका हमेशा फ़ायदे के लिए लड़ता है, या तो लड़ता है या तो लड़वाता है या फिर हथियार बेचता है। अब इन तीनों कंडीशन में उसे कोई अपना फ़ायदा दिख नहीं रहा, और अगर जहाँ पर उसे फ़ायदा मिलना था वो काम उसने कर दिया वेनेजुएला की शक्ल में। वहाँ उसे सब कुछ मिल रहा है वो जो वो यहाँ से हासिल कर सकता था। भाई रिजीम चेंज करने के बाद वो कंट्रोल करता है या तो खुद या तो अपने आदमी के जरिए, और वो आदमी तो बेबस है, मुझे लग रहा है वो पहलवी के अंदर उतनी ताकत है नहीं, और रिजीम को चेंज करना भी नामुमकिन है। मैं पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूँ कि ईरान बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है जैसे मिस्र था या सीरिया था या इराक था। यहाँ पर इमाम वाला जो कॉन्सेप्ट है और अहले तशय्युद सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं रिलीजियसली अपने इमाम को, और उनके साथ जुड़े रहना एक बहुत ही फ़ख्र की बात समझते हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ वैसी हैं नहीं, और जो अमेरिका के रणनीतिकार हैं जो कूटनीति तैयार करते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की स्टडी कर ली और ये बता भी दिया राष्ट्रपति ट्रंप को कि आप इस चक्कर में ना ही पढ़ें फ़िलहाल, तो आपके लिए बेहतर है और आपकी गवर्नमेंट के लिए भी। और मैडम वहाँ के सीनेटर भी इस बात के खिलाफ हैं कि आप इस लड़ाई के अंदर ना जाएं। वहाँ की जनता खिलाफ है, वो बार बार मना कर रही है, वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, मुजाहरे होते हैं अमेरिका ही में कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो मैं नहीं समझता कि सर आपने तो बिल्कुल ऐसी रोजी पिक्चर प्रोजेक्ट कर दी है कि भाई अमेरिका जो है बहुत ही कमजोर देश है, जैदी साहब और नदीम साहब नहीं, मैं उसे कमजोर नहीं बता रहा हूं कि भाई ईरान की मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पाएगा वो अमेरिका जिसके पास ऐसे ऐसे बम हैं कि मतलब 2 मिनट में दुनिया तबाह हो जाए, जिसकी टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया मानती है, ईरान की मिसाइलों का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अंशु जोशी जी और भाटिया जी से मैं ये सवाल पूछूंगी कि भाई वाकई में हम क्या अमेरिका को ओवर रेट कर रहे हैं? दुनिया के अमेरिका के हथियारों के आगे जो सरेंडर करती है वो ओवर रिएक्ट कर रही है। पुतिन की उन्होंने उनको ऑयल वेसल को छेड़ा, पुतिन ने भी जवाब नहीं दिया। तो मतलब क्या अमेरिका का सिर्फ हुआ है जिसका सिर्फ दम लेने का मादा ईरान के अंदर ही है? पिनाज, पश्चिम एशिया में 9 देशों में अमेरिका की बेसिस हैं। इसमें कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, इराक है, सऊदी है, जॉर्डन है, सीरिया है, और 40,000 से ज्यादा पर्सनल उसके यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा हम इजराइल को अमेरिका का 51st स्टेट यूं ही नहीं कहते, और इजराइल के किस प्रकार की चाहे आप सामरिक शक्तियों को देखें, आप मिलिट्री पावर्स को देखें या उसकी इंटेलिजेंस पावर्स को देखें, वो पूरी दुनिया जानती है। तो बात ये नहीं है कि सीधी लड़ाई, लेकिन मुझे लगता है भाटिया सर भी इस पर मेरे साथ सहमत होंगे बिकॉज ही इज फ्रॉम फोर्सेस कि आज के जमाने की जो लड़ाइयां हैं पिनाज, वो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजे जाते हैं, वो एरियल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, साइबर अटैक्स, इस तरह से ये लड़ाइयां चल रही हैं। नहीं, और इसमें अमेरिका ईरान के पास ऐसी मिसाइल है कि भाई वो अमेरिका की बेसिस को खत्म कर देंगे, और अमेरिका जब अमेरिका और ईरान अभी गर्मियों में इंगेज हुए थे, तो हम सभी जानते हैं, सबने इस पर चर्चा की थी कि डायरेक्टली रिटेलिएट करने की क्षमता तो ईरान नहीं जुटा पाया था, उसने इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव किया, और कतर और यहां पर जो उसने जिस तरह से हमले किए, तो वो एक प्रॉक्सी अटैक हम उसको कह सकते हैं। यहां पिनाज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ना चाहती हूं, जो भाई कह रहे थे कि अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान में जो हालत है, हम आंख मूंद के ना रहे, वहां की जनता जानती है, वहां जिस तरह से जिहादी शक्तियों को, आतंकवादी शक्तियों को, हिजबुल्लाह और हमास जैसी फोर्सेस को ईरान ने जो प्रमोट किया, फंडिंग की और उन पर अपना पैसा खर्च किया, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराई है।